हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर रहे हैं, आदिकालीन की साहित्य की वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। पहला है हमीर रासो, दूसरा है श्रवकाचार, तीसरा है वर्ण रत्नाकर, चौथा है खुमान रासो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा खुमान रासो। यह जो है ना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है। कौन सा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा, खुमान रासो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पत्ती का यथार्थ चित्रण हुआ है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कि हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पत्ती का यथार्थ चित्रण हुआ है। पहला है वर्ण रत्नाकर, दूसरा है महापुराण, तीसरा है राउलवेल और चौथा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका वर्ण रत्नाकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है। तो स्वयंभू का कौन सा है जो अपूर्ण ग्रंथ है, यानी कि अधूरा ग्रंथ है। हालांकि बाद में उसे पूरा किया गया था, लेकिन वो अपूर्ण ग्रंथ ही माना जाता है क्योंकि वो स्वयंभू द्वारा छोड़ा गया था आधा अधूरा। तो कौन सा ग्रंथ है। ऋठमणि चर्यु है, पुअम चर्यु है, स्वयंभू छंद है या पंचमी चर्यु है। तो इसमें कौन सा है, आप सभी इसे अच्छे से जान रहे होंगे। तो वह जो है कौन सा है, पुअम चर्यु है ना। पुअम चर्यु जो है यही जो है स्वयंभू के द्वारा रचा हुआ जो है अपूर्ण ग्रंथ है, यानी अधूरा ग्रंथ माना जाता है। बाद में इसके पुत्र जो थे त्रिभुवन, उन्होंने ही इसे पूर्ण किया था, यानी कि पूरा किया था। और पुअम चर्यु में किसका वर्णन किया गया है, आप सभी अच्छे से जानते हो किसका वर्णन किया गया है इसमें। तो रामचरित का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश माफ़ कीजिएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास जो किसने कहा है, डॉक्टर नामवर सिंह कहा है, या फिर डॉक्टर याकोबी ने, या फिर डॉक्टर भयानी ने, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसी ने कहा है, किसी विद्वान ने। तो कौन कहा है। तो यह जो कहा गया है डॉक्टर भयानी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का भभूति कौन है। तो अपभ्रंश का भभूति कौन है। अद्वतन सूरी है, सोमपर्वत सूरी है, स्वयंभू है, पुष्पदंत हैं। तो अपभ्रंश के जो भभूति हैं वह कौन है। तो अपभ्रंश के जो भभूति हैं यानी अपभ्रंश का जो भभूति बोला जाता है वो बोला जाता है पुष्पदंत को। ठीक है, ये भी डॉक्टर भयानी के द्वारा ही बोला जाता है। भयानी जो हैं स्वयंभू को क्या बोले थे, अपभ्रंश के कालिदास बोले थे इसे, और जो है अपभ्रंश के भभूति जो बोले थे वो पुष्पदंत को बोले थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वैसे भी हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी के भभूति पुष्पदंत को ही कहा जाता है। ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है। तो प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है, पुरुषोत्तम देव हैं, या विद्याधर हैं, या फिर लक्ष्मीधर हैं, या फिर दामोदर शर्मा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, पुरुषोत्तम देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुराण के रचयिता कौन है। तो महापुराण के रचयिता कौन है, हेमचंद्र हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल है, सोमपर्वत सूरी हैं। तो महापुराण के जो रचयिता है वह है पुष्पदंत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय कुमार चरित के रचयिता कौन है। न्याय कुमार चरित के रचयिता कौन है, रोड़ा कवि हैं, जयेंदु हैं, पुष्पदंत है, सुमति गनी है। तो इसके जो लेखक हैं ना वह हैं पुष्पदंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को कहा है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है, अपभ्रष्ट कहा, संस्कृत कहा, या पाली, या फिर परिनिश्चित। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल भाषा को जो कहा है वह कहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, अपभ्रष्ट भाषा। ठीक है, अपभ्रष्ट भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है। तो पुरानी हिंदी का जो उदय माना जाता है किससे माना जाता है, अपभ्रष्ट से माना जाता है, संस्कृत से माना जाता है, पाली से माना जाता है, प्राकृत से माना जाता है। तो पुरानी हिंदी का जो उदय माना जाता है वह माना जाता है अपभ्रष्ट से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है, पदावली को कहा, कीर्तिलता को कहा, कीर्तिपातिका को कहा, या फिर ये सभी। और आप सभी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि विद्यापति जब पढ़ाया गया तो उसमें मैं बताई थी कि कौन सी इनकी रचनाएं जो है अवहट भाषा में है, कौन सी रचनाएं मैथिली में है।
ठीक है। तो विद्यापति ने अपनी रचना को यानी अपनी रचना की भाषा को अभट कहा है, तो इसमें कौन सी रचना है जिसे अभट कहा है इन्होंने? तो कीर्तिलता को इन्होंने अपनी मतलब कीर्तिलता जो इनकी रचना है उसी को इन्होंने क्या कहा? अभट भाषा कहा है। ठीक है, यानी इसकी भाषा जो है अभट है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है, कीर्तिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली की भाषा है। तो विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? आप सभी अच्छे से जानते हैं विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? अभट है, भोजपुरी है, मैथिली है या महगी है? तो इसकी जो भाषा है मैथिली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण ग्रंथ है। तो व्याकरण ग्रंथ जो है यह क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, कीर्तिलता है या फिर राउर वेद है या फिर वर्ण रत्नाकर है? तो व्याकरण ग्रंथ जो है वह कौन सा है जो इसमें से व्याकरण ग्रंथ है? जल्दी से बता दीजिए, आप सभी जान रहे होंगे इसको। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? तो पुरानी हिंदी में कौन सा छंद है इसमें से जो नहीं मिलता है? दोहा है, चौपाई है, छप्पई है, धनाछरी है। तो आपको बता दूं कि धनाछरी जो है पुरानी हिंदी के छंद में नहीं मिलता है, बाकी ये तीनों जो है वो मिलता है, दोहा, चौपाई, छपई। ठीक है, तो धनाछरी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता है वह कौन है? स्वयंभू हैं, हरिभद्र सूरी हैं, रोड़ा है या फिर शालिभद्र सूरी हैं? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता जो कहे जाते हैं वह स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पदंत किस सदी में हुए थे? यानी कि ये किस सदी के कवि हैं पुष्पदंत? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? तो यह जो है 10वीं शती के हैं। ठीक है, 10वीं शती इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन वेदक ग्रंथ है। तो आदिकालीन वेदक ग्रंथ जो है कौन सी ग्रंथ है? संदेश रासक है, जगत सुंदरी, प्रयोगमाला है, प्रयोगमाल है या फिर चर्यापद है या फिर शब्दानुशासन है? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जगत सुंदरी। ठीक है, प्रयोगमाल। और इसमें देखिए जगत सुंदरी प्रयोगमाल नहीं, प्रयोगमाला होगा ये, इसमें आप सभी सुधार कर लेंगे, थोड़ा सा छूट गया है, वैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रयोगमाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना जो है अजमेर के शासक से संबंध है। और आप सभी जब पढ़ रहे थे रासो साहित्य तो इसका आंसर आप सभी जान रहे होंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सबका संबंध बताया गया है, काव्य स्वरूप बताया गया है, भाषा बताया गया है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसका मतलब जिसकी रचना जो है अजमेर के शासक से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है दलपत विजय, दूसरा है नरपति नाल, तीसरा है नल सिंह और चौथा है मधुकर भट्ट। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन से ऐसे शासक थे रासो ग्रंथ में जिसका जो संबंध है अजमेर शासक से था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाता है, बी सही हो जाता है, नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल का ही संबंध था अजमेर शासक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिसलदेव रासो के नायक कौन है? तो बिसलदेव रासो के नायक कौन है? नरपति नाल हैं, बिलास राव है, विग्रह राज चतुर्थ है या पृथ्वीराज रासो है? तो बिसलदेव रासो के नायक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, नायक यही कहलाएंगे, विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? तो बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? संयोगिता है, मारवानी है, पद्मावती है या राजमती है? तो आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे बिसलदेव रासो की नायिका कौन है। तो इसकी नायिका जो है राजमती है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वह सही हो जाएगा। बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? राजमती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसलदेव रासो की भाषा है। तो बिसलदेव रासो की भाषा क्या है? आप सभी जान रहे हैं, इसका भी आंसर जल्दी से बता दीजिए। बिसलदेव रासो की भाषा क्या है? राजस्थानी है, ब्रज है, अवधी है, मैथिली है? तो बिसलदेव रासो की जो भाषा है वह क्या है? इसकी जो भाषा है वह है राजस्थानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिसलदेव रासो के रचिता कौन है? तो बिसलदेव रासो के रचिता कौन है? सांगधन है, नरपति नाल है, जलहन है, दलपति विजय है? तो कौन है? तो इसके जो आंसर हो जाएगा इसका बिसलदेव रासो के रचिता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, नरपति नाल है। आप सभी जानते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? तो बिसलदेव रासो का काव्य रूप जो है वह क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, मुक्त काव्य है? मुक्तक काव्य है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुक्तक काव्य। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बिसलदेव रासो का जो काव्य रूप है वह गीति काव्य है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर इसे डी ही सही होगा, मुक्तक काव्य है यह।
वीर कथनात्मक रचना नहीं है, तो इसमें से कौन है जो वीर कथनात्मक रचना नहीं है? पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, बिशलदेव रासो है, जयचंद्र प्रकाश है। तो पृथ्वीराज रासो तो है वीरगाथात्मक, क्योंकि इसमें वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। परमाल रासो भी है, जयचंद्र प्रकाश भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये हो जाएगा कि ये जो है वीरगाथात्मक रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बिशलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है, तो आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, बिशलदेव रासो है, विद्यापति की पदावली है। तो इसमें जो है ना आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति जो है, तो इसमें बिशलदेव रासो जो है यह क्या है? यह श्रृंगार परक रचना है। आप सभी को पता है अच्छे से कि इसमें संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार का वर्णन हुआ है। वैसे भी श्रृंगार रस की जहाँ बात होती है, श्रृंगारिकता की जहाँ बात होती है, तो वहाँ पे दोनों रस पाए जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाई के साथ दोहा रखने की पत्ती को क्या कहते हैं? चौपाई के साथ दोहा रखने की जो पत्ती है उसे क्या कहते हैं? जायसी कहते हैं, मानसी कहते हैं, अवधि कहते हैं, कड़वक कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है कड़वक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य का कौन सा है? आप सभी अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही ये ईजी प्रश्न है और बार बार मतलब ये बोला भी गया है, पढ़ाया भी गया, और वैसे भी आप सभी जान रहे होंगे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, हमीर रासो है, परमाल रासो है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वह क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जगनीक हैं, चंद्रवरदायी हैं, नल सिंह हैं, मधुकर कवि हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वह कौन है? तो चंद्रवरदायी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट नहीं अभी 3 क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा। चलिए, चंद्रवरदायी का मूल नाम क्या है? तो चंद्रवरदायी का जो मूल नाम है वह क्या है? चंद्रेरा है, चंद्रिका है, बलिदय है या फिर बलवीर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वह सही हो जाएगा कि चंद्रवरदायी का मूल नाम जो है बलिदय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा है, तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वह कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है, अवधी है, मैथिली है, ब्रज है। तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। और लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? ये बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? समय कहा गया, अध्याय कहा गया, खंड कहा गया या फिर प्रखंड कहा गया। तो पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग को कहा गया वह समय कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा, यानी सर्ग को समय कहा गया है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दोस्तों तक शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।